Hello everyone, how are you all? I am Sakshi Sharma and I am going to be your online mentor for your online mentor. And of course, I am going to teach you English today. और बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है. वी आर बेसिकली गोइंग टू लर्न द स्पोकन पार्ट ऑफ इंग्लिश. ठीक है, क्या बोलते हैं, कोई कुछ कह रहा है तो उसको कैसे समझते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं. और इसको सीखने का बहुत आसान तरीका है. सबसे पहले तो हम सेंटेंस कैसे बनता है वो सीख लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव टू क्रिएट सेंटेंसेस. सेंटेंस को बनाने के लिए वी नीड अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स. शब्दों को यूं ही किसी तरीके से लगा दो तो वो सेंटेंस नहीं बन जाता. जैसे कि मैं ये नहीं बोल सकती टीच आई इंग्लिश, है ना, तो इसमें वर्ड्स तो सारे सही हैं बट मैंने उसको बहुत अलग तरीके से रख लिया है. तो प्रॉपर फ्रेमिंग होनी चाहिए आपके वर्ड्स की, जिससे कि आपका सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल वे में कन्वे हो, आपकी बात एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हो, कोई आपको पागल ना समझ ले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सेंटेंस जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, राइट. तो उसमें से हम 4 टाइप आज पढ़ने वाले हैं जो कि मेन है ऑफ कोर्स, और इन्हीं के अंडर सारे सेंटेंसेस आते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट, affirmative sentence. Second, negative. Third, interrogative. और fourth, optative and imperative. अच्छा, ये ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव क्या होते हैं? ये तो बाकी के जो सेंटेंसेस हैं ये तो आपको आपके नाम से ही पता चल जाता है. अफर्मेटिव यानी कि इनको पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है. यानी कि जब आप अपनी बात जो है वो बहुत सीधे सीधे कन्वे करना चाहते हैं, दैट आई एम साक्षी शर्मा, आई टीच इंग्लिश, आई लिव इन सो एंड सो प्लेस, या फिर आई एम 26 ईयर्स ओल्ड. तो ये कोई भी बात जिसमें आप ना का प्रयोग नहीं कर रहे, कोई नेगेटिव बात आप नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी से सवाल नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल सरल एक टोन में अपनी बात रख रहे हैं, दैट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक बाथ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट. किसी भी टेंस में, भूत, भविष्य, वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, किसी भी टेंस में आपकी जो सेंस होती है आपके सेंटेंस की वो पॉजिटिव होती है. एक ही लय में सीधे सीधे, कोई ना की बात नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता, तो उसको कहते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सिंपल, एज द नेम सजेस्ट. सेकंड आपका है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव ऑफ कोर्स इसके नाम में ही अर्थ है कि उस सेंटेंस में ना फीलिंग आती है. नॉट, नो, डू नॉट, ये सब वर्ड जहाँ यूज़ होते हैं ये आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिससे आप समझ जाते हैं कि अच्छा, सामने वाला जो है वो या तो कुछ करने को मना कर रहा है या कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया. तो नहीं का उपयोग जहाँ होता है वो नेगेटिव होते हैं. अच्छा, एक चीज़ का आप प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें, दैट हमें हमारी इन हिंदी का सहारा लेना है, उसे आधार नहीं बनाना. ठीक है, हमें उसको बेस बना के इंग्लिश नहीं सीखनी है, क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन अगर आप करने लगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा. हर लैंग्वेज उसकी अपनी सुंदरता होती है. एवरी लैंग्वेज इज़ ब्यूटिफुल. व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश तो इंग्लिश के अपने कंसेप्ट है, आप मदद ले सकते हैं. यू कैन टेक हेल्प, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज, बट यू कैन नॉट मेक इट बेस फॉर लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव मतलब जब आप किसी को इंटेरोगेट कर रहे होते हो, ये वर्ड सुना होगा, फिल्मों में बहुत बारी सुना होगा कि इंटेरोगेट कर रहे हैं. तो इंटेरोगेट का क्या मतलब होता है? किसी से पूछताछ करना, है ना. सीआईडी में बहुत बारी देखा होगा. तो वो इंटेरोगेट होता है. तो इंटेरोगेट से क्या बना? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसका मतलब कि आप जब किसी से कुछ भी पूछ रहे हो या आपसे कोई पूछ रहा है, तो जब पूछना होता है ना तो वो आता है आपके इंटेरोगेटिव में. अब फोर्थ जो है ऑप्टेटिव एंड इम्पेरेटिव, बहुत ही छोटा छोटा काइंड है इसीलिए एक साथ ही लिख दिया.
ऑप्टेटिव की जब हम बात करते हैं तो ऑप्टेटिव का मतलब होता है, ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव की जब हम बात करते हैं तो इनका मतलब होता है, एक का मतलब होता है कि आप विश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई हिंदी में बहुत आसान होता है, आशीर्वाद दे दिया, चलो बेटा खुश रहो, है ना। इंग्लिश में पूरा बोलना पड़ता है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। उसके बाद कोई कहता है कि आपका जीवन सदा लंबा रहे, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा, कहते हैं ना वो, मे यू लिव लॉन्ग इन इंग्लिश, तो उसको हिंदी में जैसे भी कहते हैं चिरंजीवी भव, हाँ याद आ गया, चिरंजीवी भव। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो मे का है ना, कि मेरी इच्छा है, मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप लंबा जिएं, और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि आपका जीवन सुखमय रहे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो उसमें मे और ये एक्सक्लेमेशन का जहाँ आ जाता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं, ये होता है। और एक का क्या मतलब होता है, एक का मतलब होता है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोल रहे हैं जिसमें आप या तो कमांड दे रहे हैं, गो फ्रॉम हेयर। अब इसमें ये तो बोला ही नहीं कि तुम जाओ, कि वो जाए, बट ये अंडरस्टूड है कि भैया इतनी तेज बोला है, हमें ही बोला होगा, है ना। तीसरे बंदे को जो है ही नहीं उसको तो बोला नहीं है, आप सुन रहे हैं तो आपको ही बोला है। या डू एज आई से, वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। टीचर कई बार कहती है ना डू एज आई से, तो इसका मतलब क्या होता है, मम्मी कहती है डू एज आई से, तो उसका मतलब यही होता है कि वो आपको ऑर्डर दे रही हैं, कमांड दे रही हैं। और इसके अंदर ये वाले सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ का जहाँ यूज़ आ जाता है, कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस फॉर मी, है ना। आई रिक्वेस्ट यू टू पास मी अ ग्लास, आई रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी दिस बुक। तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम पूरा पूरा भी बोल देते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी इस विषय में मदद करें, ये किताब दें, या व्हाटसोएवर इट इज़, है ना। जैसी भी आपकी भावना है उसको शब्दों में कैसे डालना है वो ही हम सीखने जा रहे हैं। बट इन सेंटेंस में वो आता है, इस कैटेगरी में वो आता है, या तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या आप ऑर्डर कर रहे हैं किसी को, या आप किसी को कमांड दे रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस में वो, इस कैटेगरी में वो वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि भैया ये जो मैम ने पहली बात कही थी कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आपका जो सेंटेंस है वो फ्रेम होना चाहिए। पहले तो सेंटेंस की फ्रेमिंग आनी चाहिए। वो फ्रेमिंग कैसे होती है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा, आए कहाँ आएगा, ही कहाँ आएगा, डोंट कहाँ आएगा, और क्या कहाँ नहीं लिखना, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, अभी सीख लेते हैं। 2 मिनट होगा और आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन आ जाएगी। शुरू के 2 दिन, शुरू के 3 दिन आप याद करके बोलेंगे, और चौथे दिन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार इसमें इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, फॉर्मूला है ज़रूर, क्योंकि हर चीज़ के पीछे होता है, सक्सेस का भी एक फॉर्मूला होता है, उसे फॉलो कीजिए तो आपको सक्सेस निश्चय ही मिलेगी। हर चीज़ का एक सेट पैटर्न होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। देखते हैं, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम इसके अंडर कौन से सेंटेंसेस आते हैं, क्या क्या होता है वो शुरू करते हैं। पहले तो आप ये देखिए, जनरल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। भाई किसी को ये तो नहीं चाहिए कि मैं पूरा पूरा लिखूं, मैं एक बार ही लिख देती हूँ, उसके बाद मैं वैसे ही लिखूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि हम पूरा 1 घंटा जो है वो व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखते लिखते ही गुजार दें और प्रैक्टिस कम हो। क्या स्पोकन इंग्लिश सीखनी है ना, लिखने वाली तो नहीं सीखनी। स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पहली क्लास है भाई, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रही हूँ। इसके बाद मैं इंग्लिश में ही बात करूँगी। वंस आई टीच यू दिस, ये 4-5 तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, वंस आई टीच यू दिस, उसके बाद मैं आपके साथ जो है इंग्लिश में ही बात करूंगी और आपको समझना है, ठीक है। सिर्फ कुछ कठिन सेंटेंसेस जो आपको लगते हैं कि मैडम इसका मतलब बता दो, उसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन दे दूंगी। बट आफ्टर दैट वी ऑल आर गोइंग टू कन्वर्स इन इंग्लिश ओनली। वो इंग्लिश में सुनिए, इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में बोलिए, सब कुछ इंग्लिश में करना है, ठीक है। टॉक, वॉक, स्लीप, एवरीथिंग इन इंग्लिश, है ना। अमिताभ बच्चन से सीखा था, पता नहीं आप लोगों ने सीखा था या नहीं, आप नई पीढ़ी हैं, हमने ज़रूर सीखा था। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा बूढ़ी हूँ। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट क्या होता है,
दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। कलरफुल जो होता है उससे बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ आता है, ये सीखा है हमने। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात की जाए। सब्जेक्ट मतलब मेन, अहम किरदार, ठीक है। सब्जेक्ट होता है अहम किरदार आपका, कि वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ सुन रहा है, वो सो रहा है, वो खेल रहा है, तो ये जो वो है वो सब्जेक्ट है। इसीलिए जिसकी बात की जाती है, जो आपका अहम किरदार है, वो सेंटेंस में पहले आता है, विच इज़ योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? आई, सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? आई, ही, शी, इट। इट भैया नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है इट, जिसका हमें जेंडर नहीं पता। अब टेबल है, टेबल इट में आएगी, ठीक है, क्योंकि वो जीती जागती तो है नहीं, वो कह नहीं सकती भैया मैं स्त्रीलिंग हूँ या मैं पुल्लिंग हूँ। हाँ, सिंगुलर प्लूरल ज़रूर होता है उसका। तो हम करते हैं आई, ही, शी, इट। अब आई का प्लूरल क्या होता है? वी। ही और शी का क्या होता है? दोनों के लिए दे ही यूज़ होता है, और इट के लिए भी दे ही यूज़ होता है, और यू के लिए यू ही यूज़ होता है। अब हिंदी में बहुत आसान है भैया, तू, तुम, आप, ठीक है। आप सब बहुत हो जाता है तो आप हो जाते हैं, और किसी के लिए रिस्पेक्टेड होता है तो आप हो जाते हैं। बट यहाँ रिस्पेक्टेड हो, किसी के चाचा हो, आपके पापा हो, आपका छोटा भाई हो, यू ही आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, और इट के लिए भी दे आएगा, यू के लिए भी यू आएगा। इसके अलावा कोई नाम भी आ सकता है। वो सीखा है ना, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, तो वो नेम की जगह नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल कुछ भी आ सकता है। तो ये हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट। उसके बाद होती है आपकी वर्ब। वर्ब क्या होती है? आपकी क्रिया, कार्य, जो आप काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं आता है ना, शी इज़ डूइंग नथिंग, तो वो डूइंग जो है वो भी आपका वर्ब है। तो वर्ब के अंदर आपका आ जाता है कार्य। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है वो है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बताती हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो आई सब्जेक्ट, टीचिंग वर्ब, और यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरी पढ़ाई का इफेक्ट आप पर पड़ रहा है, आप सुन रहे हैं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट भी होता है पर लेस इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल भी कह सकते हैं भाई, आई एम प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं नहीं पता, पर ज़रूरी भी नहीं है जानना। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, सोने के किस क्या कर रहे हैं उसका तो कुछ है ही नहीं। ऑब्जेक्ट आप ओमिट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के अनुसार। तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला, जिसको लिखना है लिख लीजिए, पर लिखने से ज़्यादा समझ लीजिए। तो जनरल फॉर्मूला हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब टेंसेस जब हम सीखेंगे तब हम इसमें सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब का काम, पर फिलहाल ज़रूरत हमें सिर्फ इसकी है। ये वो जनरल फॉर्मूला है जिसके अंदर फेर बदल करके हर सेंटेंस बनाया जाएगा। तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, इसी में फेरबदल की जाएगी, चाहे टेंसेस हो, चाहे मोडाल्स हो, चाहे आपका नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी ज़िंदगी चलेगा, इसे नहीं भूलना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया आपका। अच्छा, ऑब्जेक्ट का भी मैं तरीका बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आई एम बीटिंग यू, है ना, मैं तुम्हें मार रही हूँ। अब वर्चुअली तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं और मेरी ऐसी मंशा भी नहीं है, बट ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें यू हो गया। आई एम स्टडिंग अ बुक, तो ऑब्जेक्ट उसमें बुक हो गया। तो बहुत रहा आपका जनरल फॉर्मूले के बारे में, अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली रूटीन में हमें सेंटेंसेस में ही अपनी बात करके कन्वे करनी है और वो हमें आना चाहिए। तो आई एम रबिंग दिस, और सिर्फ ये रहने देते हैं क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। हेडिंग डालनी है हेडिंग डाल लीजिए, सब टाइप डालना है सब टाइप डाल लीजिए,
जैसे आपको रंग बिरंगे नोट्स बनाने हो बनाइए, बस समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि जनरल फॉर्मूला था S + V + O, अब हम इस पे सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। आज के लिए हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बना रहे हैं, कुछ सेंटेंस पास्ट में भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम उसको अलग क्लास में सीखेंगे टेंसेस में, ठीक है। आज के लिए हम सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं प्रेजेंट में, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल। सिंपल सेंटेंस, ही प्ले ही प्लेज गिटार। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप एक चीज़ करिए, आप अपनी नोट्स में जो भी आपने कॉपी मेंटेन कर रखी है उसमें साइड में एक कॉलम बनाइए, और जो जो वोकैबुलरी मैं क्लास के थ्रू आपको बताती जाती हूँ उसको साइड में लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक अलग से हम बनाएं, वो हम ज़रूर बनाएंगे बट उसमें सारी वोकैबुलरी तो आ नहीं पाएगी। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे करेंगे। रटने से वोकैबुलरी नहीं आती, प्रैक्टिस से लाने में आती है। लैंग्वेज का यही एक फ़ायदा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू बिकम एवरी डे, ठीक है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्ट एक इल्यूजन है। ओके, तो ही प्लेज गिटार। अब कोई ये मत समझना कि वो गिटार से खेल रहा है। किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए अगर गिटार बजा रहा है तो उसके लिए शब्द प्ले ही यूज होगा, ठीक है। गिटार को बजाने के लिए प्ले ही शब्द यूज़ होगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए प्ले शब्द यूज़ होता है, आप लिख लीजिए अपने पास अलग से। अब एक और चीज़ नई है इसमें, वो मैं आपको इसके एंड में समझाती हूँ। आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज गिटार, इट इज़ अ गुड बुक। अच्छा, अब ये वही सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली रूटीन में जो है वो यूज़ होते हैं। आई प्ले फुटबॉल, आप खेलते भी हैं, आप में से कोई कोई जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार है, पियानो है, कुछ भी है वो बजाते भी हैं, सितार भी है, आप पढ़ते भी हैं। और तो इसमें हमने सब ले लिए, ठीक है। सिंगुलर में हमने फर्स्ट पर्सन भी ले लिया, थर्ड पर्सन भी ले लिया, और आपका थर्ड पर्सन में नॉन लिविंग बीइंग भी ले लिया। एक यू के साथ भी बना लेते हैं। यू लुक ब्यूटिफुल, ये हमने सेकंड पर्सन के साथ भी ले लिया, ठीक है। अब यू लुक ब्यूटिफुल का मतलब है, अगर हम आज यहाँ पर टुडे जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होगा कि भैया ऐसा है, और दिन लगते होंगे, आज सुंदर लग रहे हो। और दिन के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, पर आज सुंदर लग रहे हो। और जब हम ये कह देते हैं यू आर ब्यूटिफुल, तो हम अनंत काल के लिए कह देते हैं कि भैया ये स्टैम्प है, तुम सुंदर हो। बट हम ये कह रहे हैं जब यू लुक ब्यूटिफुल, जब हम ये कह देते हैं तो कहते हैं आप सुंदर लगते हो, ठीक है। आप सुंदर हो, यू आर ब्यूटिफुल, एंड यू लुक ब्यूटिफुल, आप सुंदर लगते हो सकता है कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई पर्टिकुलर शर्ट पहन के सुंदर लग रहा हो, कोई लड़की पर्टिकुलर झुमके पहन के सुंदर लग रही हो, तो उस हम क्या बोलेंगे, यू लुक ब्यूटिफुल। तब ये मत कह देना यू आर ब्यूटिफुल, सामने वाला सोचेगा अच्छा हम तो भैया ज़िंदगी भर ही सुंदर लगते हैं, चाहे 4 दिन नहाए नहीं, है ना। तो ये नहीं है, यू लुक ब्यूटिफुल। और हम अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं, मम्मी यू आर ब्यूटिफुल, क्योंकि आप हमेशा से सुंदर हो। माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा ही सुंदर होती है। तो यू आर ब्यूटिफुल और यू लुक ब्यूटिफुल में आपको अंतर समझ आया, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आप टुडे तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप टुडे, येस्टरडे, टुमारो कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका मतलब यही रहेगा। तीसरी चीज़ जो आज हम इम्पॉर्टेंट समझने जा रहे हैं, अगर आप नोटिस करें तो मैंने किसी के साथ भी एस, खैर इसका तो अलग ही एक तरीका है, इसको मैं बताऊंगी, एस नहीं लगाया है। तो ये एस और ईएस वर्ब के साथ कब आता है, ये एस और ईएस वर्ब के साथ तब आता है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है,
ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर हो, तो वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो भी ऐसे नहीं आईएनजी के साथ एस और एस लगा दिया, ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल है, रखो रखो, नहीं रखो मत रखो, ठीक है। ये रहा आपका, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, बाकी आपको समझ आना चाहिए। आई नेवर इंसिस्ट ऑन राइटिंग ऑन टेकिंग डाउन नोट्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, आपको ये करना है, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी उनको समझते जाएंगे, एक सेट पैटर्न होता है। तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस और एस लगता है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मैडम थर्ड पर्सन होता क्या है, वो सीख लेते हैं। सो आई एम रबिंग दिस, मैं इसको मिटा रही हूँ, आई एम रबिंग दिस। सम ऑफ द फ्रेजेज आई विल यूज रेगुलरली सो दैट यू कैन कम इन टू प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस दीज फ्रेजेस, क्योंकि बहुत आम है। कोई टीचर है तो किसी को टीचर बनने का शौक है तो वो ही सीख सकता है, ठीक है। वैसे तो टीचर को सब कुछ आता है, टीचर तो पढ़े पढ़ाए होते हैं, हमें तो कुछ बनना है, हमें तो। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ जिनको नहीं पता थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। सब जो आपके पर्सन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन इंक्लूड्स दैट विच आर सेइंग समथिंग, जो कुछ कह रहे हैं, ठीक है। द स्पीकर, भाई स्पीकर ही तो कुछ कहता है ना, इसके नाम में ही है स्पीक, जो स्पीक रहा है, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, जो कि हमेशा होगा आई या फिर वी, ठीक है। मैं कुछ कह रही हूँ, अब मैं ही तो बात कर रही हूँ, तो ये तो आई होगा, और यहाँ 2-4 और साक्षियाँ खड़ी कर दो तो फिर वो क्या होगा, वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन में क्या होता है, लिसनर, यू। अब ये यू का मतलब है कि सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। अब सुन तो ऑफकोर्स आप ही रहे हैं, जो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है वो तो सुन ही नहीं रहा। तो इस कमरे में या फिर आप जो बैचेस हैं जो अपने घरों पे बैठ के फ़ोन पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, जिससे भी आप देख रहे हैं, तो आप लिसनर हो गए, आप हो गए सेकंड पर्सन, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है, द वन talked about, he, she, it, they, यही होते हैं भाई थर्ड पर्सन, या कोई नाम भी हो सकता है। नाम यानी कि ही, शी, इट, ते, ये तो प्रोनाउन हो जाते हैं ना, कि वह, वो, वे। लेकिन नेम मतलब सुनीता, गीता, सरिता या विशाल और काफ़ी सारे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, जिसके बारे में या जिनके बारे में, सिंगुलर या प्लूरल दोनों, जिनके बारे में बात की जाए वो होते हैं थर्ड पर्सन। द वन टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो हो गया ही, शी, इट, दे, या फिर नेम ऑफ एनीथिंग, हो सकता है नॉन लिविंग हो। ताजमहल की बात करी जा रही, भाई ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ताजमहल सुन तो नहीं रहा, यहाँ मेरे सामने खड़ा हुआ सुन तो नहीं रहा, तो ताजमहल थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन का मतलब ये नहीं है कि लिविंग ही होना चाहिए, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो हम क्या कह रहे थे कि भैया हमें थर्ड पर्सन चाहिए, थर्ड पर्सन ये रहा। अब इसमें भी हमें सिंगुलर चाहिए, ही, शी, इट या फिर नेम, जो कि सिंगुलर हो, एक बंदे की बात की जाए। तो इसके साथ आपका आएगा V1 प्लस एस और एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और एस दे के साथ नहीं आएगा, इसके अलावा किसी के साथ भी नहीं आता, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज़ नोट इट डाउन। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। चलिए, तो ये हो गया, दिस वी हैव लर्नड, हमने ये सीख लिया है। आई एम रबिंग दिस ऑल्सो। चलिए, अब ये सेंटेंस ही खत्म हो गया।
अब नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव, जो बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही फैल रही है, पॉजिटिविटी नहीं है। तो नेगेटिविटी, चलिए मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस जो हम बहुत यूज़ करते हैं। मम्मी कहती है कुछ काम कर लो, मैं नहीं करूँगा, है ना। मम्मी कहती है खाना खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। मम्मी कहती है फ़ोन पे रिश्तेदारों से बात कर लो, मैं नहीं करूँगा। तो ये होता है ना, मम्मी कहती है बाहर जा कर के सब्ज़ी ले आओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं लाऊँगा। तो नहीं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे जीवन में। आप ट्राई कीजिएगा गिनने की कि आप एक दिन में कितने सेंटेंसेस नेगेशन में बोल देते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस, जनरल फॉर्मूला क्या था, एस प्लस वी प्लस ओ। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाए, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव है, अब इसको नेगेटिव कैसे बनाए, देखिए। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस डू या फिर डज, प्लस नॉट, प्लस ओ। ओ ऑप्शनल होता है आपका। अब देखिए डू और डज जो हैं ये डिपेंड करते हैं ऑफ कोर्स अगेन आपके सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इन चीज़ों पे डू और डज आपके डिपेंड करते हैं। मैं पहले आपको सेंटेंसेस दिखाऊंगी, उसके बाद आई फील दैट यू हैव डेवलप्ड दैट मच IQ, यू हैव डेवलप्ड दैट मच रीजनिंग पावर कि आप समझ जाएंगे कि डू और डज का कहाँ डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। आई से ही शुरू करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वी ऑल आर सेल्फिश। लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन सेल्फ्स फर्स्ट, है ना। आई डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स, मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलती। ही डू नॉट या डज नॉट, क्या आएगा आप बताना, प्ले वीडियो गेम्स। अच्छा एस और यस का भी ध्यान रखना भाई, आ रहा है नहीं आ रहा। मैम गलती तो नहीं कर रही कहीं यहाँ एस और यस लगा करके, नहीं लगाया मैम ने तो बताना। ही डज नॉट प्ले वीडियो गेम्स। You do not play video games. दे डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स। अब ये 5 तरीके के सेंटेंसेज हैं, सब्जेक्ट सबके अलग अलग हैं, अंतर दिखते हैं क्या है, बात तो सेम कन्वे हो रही है, ठीक है कि वीडियो गेम नहीं खेला जा रहा, लेकिन डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, उस पर हमारा वर्ब का चॉइस डिपेंड करता है। लेट्स सी, आई के साथ डू आया, ही के साथ डज आया, यू के साथ वापस से डू आया, और राजू के साथ डज आ गया, दे के साथ डू नॉट आया। आई डू, ही डज, यू डू, राजू डज, दे डू। अब कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? सिमिलैरिटी पहले डज की चेक कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन डज, राजू डज। अच्छा ये सिंगुलर भी है क्योंकि थर्ड पर्सन तो ये भी है, थर्ड पर्सन तो दे भी है भाई, वे, पर यहाँ डू है, डज नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ आया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा डज आता है, डू नहीं आता, ठीक है। ही डज नॉट प्ले वीडियो गेम, सीता डज नॉट प्ले वीडियो गेम, राजू डज नॉट प्ले वीडियो गेम, शी डज नॉट प्ले वीडियो गेम, इट डज नॉट प्ले वीडियो गेम। इट मतलब कि कोई कुत्ता बिल्ली जानवर या कोई नॉन लिविंग बीइंग, ठीक है। इट डज नॉट, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैं यहाँ लिख देती हूँ बॉक्स बना के, थर्ड पर्सन सिंगुलर डज, ठीक है। नॉट तो सब में सेम है। अब देखते हैं डू किस किस के साथ आ रहा है। फर्स्ट पर्सन के साथ डू आ रहा है, सेकंड पर्सन के साथ डू आ रहा है। अच्छा यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसीलिए वी हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट,
ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या कहता है कि भैया चलो पता नहीं है सिंगुलर है प्लूरल है, इसको बेनिफिट दे दिया जाए कि चलो हम तुम्हें प्लूरल मान लेते हैं और डू लगा देते हैं। तो सेकंड पर्सन के साथ भी डू आ रहा है और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी डू आ रहा है, दे, ठीक है, उनके साथ भी डू आ रहा है। तो ये आपको करना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। डू। अच्छा, आई की जगह अगर वी होगा ना तो भी डू ही होगा प्लूरल। तो ये ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो ही डू आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। मैं आशा करती हूँ कि ये बिल्कुल आपको समझ आ गया है। और इफ़ यू वांट टू जॉट इट डाउन प्लीज़ जॉट इट डाउन। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं करिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे उतरते हैं। ओके, सो क्या सीखा था हमने? आई एम रबिंग इट, मैं इसे मिटा रही हूं। अब थर्ड सेंस क्या थी? इंटेरोगेटिव, है ना, CID। मम्मियाँ बहुत बनती हैं वैसे, है ना। इसका क्या फॉर्मूला होगा भैया? पहले तो S + V + O लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि जनरल फॉर्मूला इसी से ही हमें डिराइव करना है। ये जननी है, मान लीजिए ये मदर है, इसी से ही सब निकलेंगे। तो अब क्या है कि डू या फिर डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो S + V + O से बस पहले डू या डज लगा दीजिए तो आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और लिखने के वक्त क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिएगा, बोलते वक्त तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बोलने के तरीके से ही पता चल जाता है कि पूछ रहा है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखिए ये 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं। इसको हमने क्वेश्चन पूछा है, डू आई नीड दिस बुक, क्या मुझे इस किताब की ज़रूरत है? भाई ये तो तुम्हें पता होगा ज़रूरत है या नहीं है, बट क्वेश्चन है, पूछ लिया। पूछते ना मम्मी से, मम्मी कहते हैं ये बुक खरीद लो। मम्मी डू आई रियली नीड दिस बुक, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? तो रियली आ गया, सच में। एम्फेसिस देने वाले शब्द होते हैं तो वो हम सीखेंगे कि एम्फेसिस कैसे होता है, ठीक है, अलग क्लास में सीखेंगे। हर शब्द को, हर मैसेज को, हर फीलिंग को कन्वे करने के लिए शब्द होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं सीखेंगे। फिलहाल थोड़ा इजी से शुरू करते हैं कि सबको साथ लेकर के चलें। डू आई नीड दिस बुक, डज शी नीड दिस बुक, क्या उसे इस किताब की ज़रूरत है? डू दे नीड दिस बुक, क्या उन्हें इस किताब की ज़रूरत है? डू यू नीड दिस बुक, क्या तुम्हें इस किताब की ज़रूरत है? डज राजू नीड दिस बुक, राजू के साथ, राजू मतलब नाम,
तो जब नाम और सिंगुलर तो डज। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको डू और डज का यूज़ बताया था, वो यहाँ भी काम आएगा। एक सिंपल सी चीज़ है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में ही डू और डज का इस तरीके से है। डू और डज का जब भी इस्तेमाल होगा उसी फॉर्मूले पे होगा, उसी आपकी शर्त पे होगा, उसी कंडीशन पे होगा। द कंडीशंस विल रिमेन सेम थ्रू आउट योर लैंग्वेज, थ्रू आउट योर लर्निंग। और लर्निंग जो है वो बुढ़ापे तक चलती है, ठीक है। तो समझ आ गया, कुछ नहीं करना, बस डू और डज को पूरे जनरल फॉर्मूले के आगे उठा के रख देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गई, बट मैं आपको यहाँ पर बॉक्स बना के बता देती हूँ। हमने ये करा था ना कि भाई V1 के साथ एस और ES का बताया, उसमें एक कंडीशन और जोड़ लीजिए कि हमेशा वो एफर्मेटिव सेंटेंस में ही आता है। पॉजिटिव लिख देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस ओनली इंक्लूड्स V1 प्लस एस और ES, ठीक है। केवल पॉजिटिव सेंटेंस, अच्छा ओनली को ना यहाँ लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। ये भी एक टेक्निक होती है, इसे भी सीखेंगे कि ओनली, जस्ट, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज्ड इन सेंटेंस इंक्लूड्स V1 प्लस एस और ES। केवल पॉजिटिव सेंटेंस जो हैं वो ही एस और ES का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, या आपका ऑप्टेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, जिसमें आप कमांड दे रहे हैं, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, एस और ES नहीं आता। तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस जो हमने फर्स्ट पढ़ा था एफर्मेटिव, उसी में V1 प्लस एस और ES होगा। ये आप लिख लीजिए। ये आई सपोज दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। इफ़ यू वॉन्ट टू नोट दैट डाउन, प्लीज़ नोट इट डाउन। वैसे तो सेंटेंस को आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, बाकी यू स्पीक 100 सेंटेंसेस डेली, है ना। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ यही 4 सेंटेंसेस में आप अपना दिन ख़त्म नहीं करेंगे, मुझे आशा है। आई होप सो एंड आई विश सो। होप सो का मतलब मैं ये उम्मीद करती हूँ, और विश सो का मतलब कि मैं ये चाहती हूँ, है ना। विश का मतलब चाहना और होप का मतलब उम्मीद करना। तो जब आप किसी को कुछ कहें और सामने वाला कहे यार आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप कहें कि पिज़्ज़ा खाना है और सामने वाला कहे आई विश सो, मैं चाहती हूँ पिज़्ज़ा खाना, या मैं चाहता हूँ पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, जो भी आपका मन हो, तो वहाँ विश आएगा। इसको भी उस कॉलम में लिख लीजिए, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव भी हो गया। अब दूसरा सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी। वो ज़्यादा आपको अच्छे से नाम वही रहेगा। दो पेन में ना कंफ्यूजन हो जाती है बड़ी। एक्सक्लेमेटरी, लो भैया, एक्सक्लेमेटरी वहाँ, ये साइन जहाँ। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? जब हम विश करते हैं, जब हम होप करते हैं, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो पहले तो लिखते वक्त तो ये आएगा लास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके जो तरीके होते हैं ना वो थोड़े से अलग होते हैं। मैं आ जाएगा सबसे पहले, तो मैं से ही शुरुआत होगी। गॉड चाहिए, गॉड से काम है तो गॉड का नाम आएगा, और तुम से काम है तो तुम्हारा नाम आएगा, और ही, शी, इट से काम है तो उनका नाम आएगा। आई है तो अपने बारे में बात हो रही है तो अपना नाम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है। इसमें सारे आ गए। प्लस अब आता है आपका वर्ब, ठीक है। अब आएगा आपका वर्ब, जो भी वो चाहते हैं, जिस भी चीज़ की वो कामना कर रहे हैं, तो वो वर्ब होगा। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तो लिव है ना, तो लिव वर्ब हो गया, तो वो वर्ब आएगा। वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका
ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है, लगाएं लगाएं नहीं लगाएं मर्जी है आपकी। और लिखें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ज़रूर यूज़ करें। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता, देखिए सेंटेंस की फॉर्मेशन दिखाती हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए, मे यू लिव लॉन्ग में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि लंबा जिए में ऑब्जेक्ट क्या होएगा, बट मे गॉड ब्लेस यू। अब गॉड जब कुछ कर रहे हैं, गॉड क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। गॉड किसे कर रहे हैं, यू को कर रहे हैं, ब्लेस यू को कर रहे हैं गॉड। तो यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे वी विन दिस मैच। इसकी यही फॉर्मेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 99%। अच्छा 99% क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लैंग्वेज में 1% स्कोप हमेशा छोड़ के चलिए कि कुछ नई चीज़ आ जाती है। एकदम पत्थर की लकीर हर चीज़ में नहीं होती, स्कोप हमेशा दिमाग में छोड़ के चलिए ताकि वी कैन अडेप्ट आवरसेल्व्स टू न्यू कंडीशंस। नई चीज़ें सीखने के लिए ब्रेन हमेशा तैयार हो। ये नहीं अच्छा भैया ये होता है अब तो सारे सेंटेंसेस बना डालेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब तो कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आ गया, नहीं, सीखने की ज़रूरत हमेशा होती है। इसलिए वो 1% का स्कोप हमेशा रखिए। कोई नया टीचर कुछ और आपको बताता है जो नया है, क्योंकि लैंग्वेज में ना इम्प्रोवाइजेशन होती रहती है। इम्प्रोवाइजेशन मतलब उसमें नए नए बदलाव आते रहते हैं। इम्प्रूव से इम्प्रोवाइजेशन बना है, लिख लीजिए अपनी वोकैबुलरी की एक कॉलम में। इम्प्रोवाइजेशन लैंग्वेज में हमेशा होती रहती है, कोई नई चीज़ आती है। अब जैसे पहले शेड्यूल बोलते थे, अब स्केड्यूल हो गया है ना, तो इम्प्रोवाइजेशन आती रहती है। तो हमेशा तैयार रहिए, बी ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो वो 1% लर्न तो तभी करोगे ना जब रेडी रहोगे। पहले ही दिमाग के दरवाजे बंद कर दोगे कि ये हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो वो नहीं होता। ध्यान रखिए। चलिए, तो ये सेंटेंसेस हो गए, तुम, गॉड, विन, मे आई एक्सेल इन माई फ्यूचर, या फिर सक्सीड। काश मैं अपने भविष्य में सक्सीड हो जाऊं। सक्सीड मतलब कि क्या कहते हैं हिंदी में, ऊंचाइयों पर पहुंचूं, नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, छत पर नहीं, नई ऊंचाइयों पर पहुंचूं। अब सक्सेस की सही हिंदी नहीं आ रही है मुझे, पर सक्सेस ऑफ कोर्स आपको पता है क्या कहते हैं, उन्नति। तो आप समझ लीजिएगा, इतना तो आपको भी पता है। मे आई एक्सेल इन माई फ्यूचर। एक्सेल मतलब कि मैं बहुत तेज़ी रफ्तार में, तेज़ रफ्तार से ऊंचाइयों पर पहुंचूं, मैं सबसे आगे निकलूं, मेरी स्पीड तेज़ हो जाए। तो ये होता है एक्सेल का मतलब कि आप औरों से आगे निकलें, आप बेहतरी की ओर अपना कदम रखें, आप बेहतर बने, आप बेस्ट बने। तो वो हो गया मे आई एक्सेल इन माई फ्यूचर, या फिर मे आई सक्सीड इन माई फ्यूचर। मैं अपने भविष्य में एक जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं जो है वो सक्सेस पाऊँ, मैं उसमें जीत हासिल करूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आए हो गया, ये तो मैंने डाला ही नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है भाई लिखने में। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके लैंग्वेज में एग्ज़ाम में ये नहीं होता है तो मार्क्स कटते हैं, रेड रेड में डालती है ना मैम। ओके, सो आई होप एंड आई विश दैट, आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये समझ आ गया होगा, दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा क्या बोलते हैं, दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। दिस इज़ क्लियर टू का क्या मतलब, दिस इज़ क्लियर टू यू मतलब कि ये आपको समझ आ गया है, और दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू मतलब कि बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना। तो ये हो गया दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्लास करेंगे, उसमें क्या है, उसमें हम ये सीखेंगे कि आजकल के जो लिंगोस चल रहे हैं, आई एंट गोइंग नो वेयर, ऐसा टाइप के, इसलिए बड़ा मेरे को डिस्टर्बिंग लिंगो लगता है, तो वो हम सीखेंगे कि ये गलत है, इसको प्लीज़ मत यूज़ कीजिए। जस्ट बिकॉज सब लोग खाई में गिर रहे हैं, आपको गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लास नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन, है ना। जो एक डिग्निटी है, जो एक इंटेग्रिटी है, जो एक स्टैंडर्ड है, वो कभी फैशन में नहीं जाता। ये लिंगोज़
आते जाते रहते हैं, हमारे टाइम पे कुछ थे, आपके टाइम पे कुछ है, आगे आने वाले टाइम पे कुछ और होंगे, ये फैशन के साथ बदलते हैं। सो ऑलवेज यूज़ द स्टैंडर्ड टेक्निक, ठीक है। ये इतना ग्रामेटिकल ब्लंडर है, आई एंट गोइंग नोवेयर, क्या मतलब है इस बात का? तो हम एक क्लास प्रॉपरली इसमें करेंगे कि जो आजकल लिंगोस चल रहे हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक है, ये यू नीड नॉट डू दैट, यू नीड नॉट गो विद द भेड़ चाल, है ना। आपको ये यू नीड नॉट गो इन टू द क्राउड एंड फेल इन टू द वैली, ठीक है। नॉर्मल बढ़िया ले मैन की भाषा में समझा दिया है, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सही नहीं है। स्टैंडर्ड से रहो, क्लास के साथ जियो। क्लास मतलब पहली दूसरी क्लास नहीं, क्लास का मतलब होता है स्टैंडर्ड, है ना भैया। ये बहुत क्लासी है, बोलते हैं ना ये बहुत क्लासी है। क्लासी मतलब एक डिग्निटी, एक ऑरा होता है, एक करिश्मा होता है, एक चार्म होता है, उसको मेंटेन करना चाहिए और वो लैंग्वेज से ही आएगा। होता है ना कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जैसे ही मुंह खोलते हैं तो आधे से ज़्यादा भीड़ हट जाती है, वो नहीं चाहिए, वो नहीं करना, ठीक है। जब आप मुंह खोले तो यू अट्रैक्ट मोर पीपल, है ना, वो भागे नहीं, कह रहे यार क्या बोल दिया, मुंह बंदी रखता तो अच्छा था। बहुत सारे लोग मिलते हैं, किसी को बसों में मिलते हैं, किसी को मेट्रो में मिलते हैं, पर मिलते ज़रूर है, मेरे को भी बहुत मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट जो था हमारा वो कमांडिंग या रिक्वेस्ट था, उसका फॉर्मूला शुरू करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ओ, ये था ना आपका जनरल फॉर्मूला। कमांड से शुरू करते हैं पहले, ठीक है। अगर कमांड होगा तो भैया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी ऑप्शनल है। सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा ऑप्शनल होता है, होता ही नहीं है। मम्मी कभी कहती है तुम इधर आओ, नहीं कहते ना, सीधा क्या कहते हैं, इधर आ भाई, यही बोलते हैं ना। तो सब्जेक्ट तो नहीं होता तुम इधर आओ, नहीं होता ना, क्योंकि पक्का यही पता है कि जो सामने बैठे ना उसी से बात की जा रही है। तो क्या हो गया, गो अवे, कम हेयर, सॉरी एक्सक्लेमेशन लगा दी, वो टेक्सटिंग में बड़ा ज़्यादा एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है ना। गो अवे, कम हेयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अच्छा जब तक इन सेंटेंसेस में प्लीज़ नहीं लगा ना तो समझ लीजिए कि ये कमांड है, ये ऑर्डर है, ठीक है। और ये आप ही के लिए, किसी तीसरे बंदे के लिए नहीं है कि आप इधर उधर दीवारों को देखने लगे, भाई तीसरे को बोल रहा है, मेरे को नहीं बोल रहा, आप ही से कहा जा रहा है। गो अवे, कम हेयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर। अच्छा क्लोज आजकल शट हो गया है, इसीलिए याद रखिए, क्लोज द डोर बहुत पुराना हो गया है, शट द डोर है अब नया फैशन। शट द डोर, शट अप बोल देते हैं हम, कभी यूँ बोलते हैं यू शट अप, कभी कभी बोल देते हैं पर ऑप्शनल है, ठीक है। गो अवे, कम हेयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, शट अप। तो ये क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हमारा गायब ही हो गया, ये सीधा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन से ही बात हो रही है, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन से ही बात हो रही है। तो इसीलिए वो बोला ही नहीं हमने, क्योंकि जो कमरे में है ही नहीं उससे क्या बोलना। तो जो सेकंड पर्सन जो कमरे में है उसी से ही बोलना है, तो उसको मेंशन क्या करना, ठीक है। अंडरस्टूड को मेंशन नहीं किया जाता, अंडरस्टूड होता है। तो ये आपका यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या करना है जी, मैं सीधा बता देती हूँ। प्लीज गो अवे, प्लीज कम हेयर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज शट द डोर। अच्छा शट अप के साथ प्लीज़ नहीं आता, बट अगर क्या कहते हैं, अगर हम बहुत भिगो के किसी की इंसल्ट करना चाहते हैं तो बोलते हैं ना प्लीज़ शट अप, है ना। वो सार्केस्टिक वे में बोलते हैं कि यार आई रिक्वेस्ट यू, और अगर अब तू चुप नहीं हुआ तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी, होता है ना। तो वो प्लीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी बातचीत के ढंग में होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये प्लीज़ जहाँ जोड़ दिया वो हो गया आपका रिक्वेस्ट। सेम सेंटेंस में प्लीज़ जोड़ दो, रिक्वेस्ट। अच्छा आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे ही रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। अगर इसको दूसरे वे में बोलना चाहें, एक सेंटेंस को, एक फीलिंग को बयां करने के लिए, एक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। ईजीएस्ट ये है, और क्रिस्प बनाना है, शशि थरूर बनना है, तो ये बोल सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू गो अवे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ से दफ़ा हो जाइए, ठीक है।
तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो अवे। मीनिंग बिल्कुल सेम है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। बोलने का तरीका है, पहले इससे शुरुआत कीजिए, बाद में इस पे आइए। बेसिक टू है तो ना, एस टू बेस टू एस है ना, पहले बेस फिर एस फिर आसमान। किसी भी तरीके से बात कीजिए, फिर तो फ्लुएंसी आनी चाहिए। शुरुआत इससे कीजिए। ये हो गया आपका रिक्वेस्ट। तो ये हो गए आपके 5 सेंटेंसेस के जो तरीके हैं, 5 सेंटेंसेस की कैटेगरी जो है ये हो गई आपकी यहाँ ख़त्म। और इसी के साथ we'll wind up the session for today and I would really request you to please practice this। ठीक है, of course इसी के अंदर सारे sentences आ जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, पहले मन में फॉर्मेशन बनाइए और उसके बाद सेंटेंस करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मैम ने बताया ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स होता है, सुपरमैन थोड़ी है, सुपर वुमेन है, सुपरमैन नहीं है। हाँ, तो ये तो मैम ने क्या बोला, ये तो इसका तो मैम ने बताया नहीं यार, इस सेंटेंस को कैसे बोलना है तो बताया नहीं, तो अगली क्लास में ज़रूर लाएं। ठीक है, उसको भी सीखेंगे। तो फॉर नाउ आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू प्रैक्टिस एट होम बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।